दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। ये न्यूज़ पिछले 10 से 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि दिल्ली के जो इनक्यूम्बेंट सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया गया। क्या एलिगेशंस थे, क्या चार्जेस थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने वही चीज़ें डील करनी है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। वो सारे जो काउंटर एलिगेशन और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टी ने क्या बोला, उसके किसी मेंबर ने क्या बोला, वो सब हमारे किसी काम का नहीं है, जो है जनरली आप न्यूज़ में या बाकी वीडियोज़ में भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस पॉलिसी के रिलेटेड रहेगा और साथ में इसमें ईडी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं उसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछती है और इसमें भी चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट लिकर को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। ये 2021-22 का जो सेशन था उसमें लेके आई थी, नवंबर 2021 में लेके आई और जुलाई 2022 में इसको स्क्रैप कर दिया गया। बहुत सारे रीजंस थे इसमें, प्रोसीजरल लैप्सेस थे, करप्शन के चार्जेस लगे, इवन कि स्टेट को फाइनेंशियल लॉसेस जो रिपोर्ट आई थी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, उसमें बताया गया था कि लगभग 580 करोड़ का जो है घाटा हुआ है। तो इन कारणों से इस एक्ट को स्क्रैप किया गया। उसके बाद जब आगे की जांच पड़ताल चली तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको पता चला कि इसमें बहुत बड़ा लूप होल था इस एक्ट में और काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन के चार्जेस आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे उनके ऊपर लगे और फिर फाइनली अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये पहली बार हुआ है इंडिया में कि जो सिटिंग सीएम है उनको अरेस्ट किया गया है। ओके, तो क्या क्या चार्जेस थे आइए देखते हैं। एक तो हमने देखा था कि इसमें एलिगेशंस क्या क्या लग रहे थे। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट बताती थी कि लगभग 580 करोड़ का घाटा हुआ, वो भी इतने कम समय में, एक साल भी नहीं ये एक्ट लगा था, उसमें भी 580 करोड़ का घाटा जो है वो देखने को मिला। उसके बाद जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के अनुसार ही काम करना शुरू किया और उसके बाद उनको पता चला कि 12% जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ को दिया जाना है। ये प्राइवेट कंपनीज़ क्या करेंगी, दिल्ली में जो लिकर शॉप्स वगैरह खोलेंगी और जो 12% जो उसका मुनाफा है वो उनको मिलेगा, प्राइवेट कंपनीज जो है वो रखेंगी। उसमें से 6% जो है वो किकबैक था। 6% किकबैक क्या, ये ब्राइबरी थी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और ऐसा इनका एलिगेशन है, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये 6% किकबैक इस 12% के प्रॉफिट मार्जिन से वो उन लोगों को दिया जाना है जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स वगैरह थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई कि आप अपने कार्टल्स बनाइए और यही हाल था कि एक ही कंपनी जो थी वो अलग अलग जगह पे कार्टल्स बना रही थी, वहाँ पे शराब बेच रही थी और ऐसी जगह पे भी शराब बेच रही थी जहाँ पे अलाउ नहीं था। उसी की वजह से इस एक्ट को स्क्रैप कर दिया गया था क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मार्जिन जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि छोटे प्लेयर्स इसमें से बिल्कुल ही निकल गए थे। इसमें एक एलिगेशन और लगता है कि पंजाब और गोवा में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2022 के आसपास, उसमें इन पैसों का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया। अब जो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन जो जुडिशरी की वेरियस जजमेंट्स आई हैं उसमें बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, गुड गवर्नेंस की और पब्लिक ट्रस्ट की। यानी कि जो सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान है उससे एटलीस्ट उम्मीद ये की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसके अंदर हो, गुड गवर्नेंस की ऑफकोर्स वो तो की ही जाती है, पब्लिक ट्रस्ट हो, जनता का भरोसा हो। अगर ये सारी चीज़ें, अगर आप देखिए अगर करप्शन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो ख़त्म ही हो जाती है, गुड गवर्नेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पब्लिक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एजेंसीज़ हैं वो अरेस्ट कर सकती हैं। ओके, क्योंकि इसका हवाला देके वो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकती है। आपने आर्टिकल 361 पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। यानी कि जो इम्यूनिटी है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही प्राप्त है, चीफ मिनिस्टर को भी ये चीज़ नहीं है, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है। जो एलजी है हमारे, जो यूनियन टेरिटरी के होते हैं, तो इनको भी नहीं, इन तीनों को नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज इक्वल्स इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एडवोकेट्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन एन अरेस्ट मेक्स देम डिसक्वालीफाई। इसका जवाब आप दीजिए, सोचिए, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे मेंबर्स हैं उनको उनका जो डिसक्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो क्या क्या प्रोविजंस है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन यह सीएम के रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। सो
इट इज़ आंसर इज नो। ओके, सो डिस्क्वालिफिकेशन तभी होगा जब उनको किसी केस में कन्विक्ट किया जाएगा, यानी कि दोषी माना जाएगा। अभी तक अरविंद केजरीवाल को इस केस में दोषी नहीं माना गया है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एक चीफ मिनिस्टर नहीं बन के रह सकता है? आपको पता है कि अगर मेजॉरिटी सपोर्ट उसको असेंबली में ना मिले तब, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके खिलाफ पास कर दिया जाए तब। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में चीफ मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर बन के नहीं रह सकता है। वहीं एक जजमेंट की बात कर लेते हैं, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। यहीं पे जो मैं बात कर रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, ये वहीं से निकल के आया। ये बेसिक नॉर्म्स हैं जो एक सीएम को एटलीस्ट अगर वो उस कुर्सी पे बैठा है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ओके, अब एक तो एलिगेशन ये भी लगा था कि ये साजिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको गिरा दिया जाए, चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करवा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पे लगा दिया जाए। तो हालांकि ये दोनों पॉसिबिलिटी तो अभी दिखती नहीं है दिल्ली में कि एक मेजॉरिटी सपोर्ट जो है उनसे छीना जा सकता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो तीसरा ऑप्शन जो दिखता है, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा के चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया जा सकता है। तो ये तभी होगा जब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे नहीं हो, तो उनको अरेस्ट कराया गया, ऐसा आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है उनका मानना है। ये एलिगेशंस उनके द्वारा है। दोस्तों, जब भी मैं एलिगेशंस लगा रहा हूँ वो एलिगेशन के पीछे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वो किसने कहा है, किस पार्टी के लीडर ने कहा है, क्योंकि आप जब भी आंसर अपने करेंगे मेंस में या इंटरव्यू में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बायस्ड ओपिनियन हो। ओके, आप बेशक अपने ओपिनियन रख सकते हैं, किसी ने क्या बोला नहीं बोला वो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो बायस्ड नहीं लगना चाहिए। ओके, देखिए एलजी क्या कर सकता है, वो एक हवाला दे सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है और राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन अगर यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात करें तो आर्टिकल 239AB के तहत आता है। ठीक है, तो इसके थ्रू राष्ट्रपति शासन लगेगा, सीएम रिज़ाइन करेंगे। अब हम देख लेते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में, ईडी के बारे में। ये हालांकि न्यूज़ में है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो ये जो ईडी है वो एक्शन में आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको अमेंड कर दिए गए थे पिछले 3 से 4 साल में। तो उस तरीके से ईडी जो है वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन रही है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। इसके लिए हम मेंस का जो एक मॉडल आंसर है वो भी करेंगे। फिलहाल आप इस लेक्चर पे ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींच के लेके जाना नहीं चाहता, जस्ट एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस लेक्चर को कर रहे हैं। ओके, ईडी क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? जो ऑफेंसेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस या फॉरेन एक्सचेंज लॉस के। और ये किसके अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके हेड क्या कहलाते हैं? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। इसके जो मेंबर हैं डायरेक्टर वो कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 2 साल के लिए। 3 बार इनका एनुअल एक्सटेंशन भी होता है, यानी कि 1-1 साल का 3 बार ही ऐसे, तो टोटल 5 साल तक ये वहाँ पे मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन ये जो 3 बार एनुअल एक्सटेंशन है ना, इसकी पावर गवर्नमेंट को मिली हुई है। और ये पावर गवर्नमेंट को कैसे मिली है? ये इस एक्ट के थ्रू, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 ईडी के लिए, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स के लिए। इनके एक्सटेंशन के लिए ये दोनों एक्ट्स के थ्रू सरकार को पावर मिली है और इसी पावर से ये इनका जो एक्सटेंशन है 5 साल के लिए कर देते हैं। ओके, अब जो ईडी के डायरेक्टरेट है उनके पास क्या पावर है? ये जो डायरेक्टरेट है इनके पास पावर है कि जो भी केसेस प्रिवेंटिव डिटेंशन के होंगे जो फेमा से रिलेटेड हो, तो उनके केसेस जो हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा बना था 1999 में। ये एक सिविल लॉ है। जो भी हमारा भारत का एक्सटर्नल ट्रेड होता है, पेमेंट होता है, उसका किस तरीके से संचालन किया जाना चाहिए और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है भारत में किस तरीके से काम कर रही है, उसके रेगुलेशन के लिए ये एक्ट बना है। ओके, तो ईडी को ये पावर है कि इसमें से अगर वो कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई केस होता है तो वो डायरेक्टरेट जो है उसके पास पावर है, वो इसको स्पॉन्सर कर सकता है। तो ईडी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो फेमा से रिलेटेड केसेस है वही वो स्पॉन्सर करेगी। 2 और एक्ट हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। जो है ना, भगौड़े लोग जो यहाँ से लोन लेके भाग जाते हैं, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट वो है। तो ठीक है, तो हमें अभी प्रीलिम्स के लिए फिलहाल इतना ही दिखता है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ है, तो क्या क्या क्वेश्चन जो है वह यहाँ से फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अगर कोई भी अपडेट आती है, किसी तरीके का कोई टॉपिक हमें लगेगा कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो हम उसकी वीडियो भी यहाँ पे ज़रूर आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।